गुड मॉर्निंग रिसर्च स्कॉलर्स। आज के इस लेक्चर में मैं सेकेंड पेपर से एक नया यूनिट शुरू करने जा रहा हूँ। यह है यूनिट 3, जिसमें आपको पढ़ना है रिसर्च डिज़ाइन और उसके टाइप्स के बारे में। तो इसी क्रम में ये मैं अपना पहला ई कंटेंट को आपके सामने रख रहा हूँ और इसमें हम आपको डिस्कस करेंगे रिसर्च डिज़ाइन और उसके कंसेप्ट और उसका रिसर्च में क्या महत्व है, इसकी चर्चा करेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। व्यवहारवादी विज्ञानों में व्यवस्थित अनुसंधान की परंपरा बहुत अधिक पुरानी नहीं है। यहाँ प्राकृतिक विज्ञानों के पैटर्न पर अनुसंधान करने की शुरुआत 19वीं सदी के उत्तरार्ध में तब शुरू हुई जब कुछ अनुसंधानकर्ताओं ने नियंत्रित प्रयोग आधारित अनुसंधानों की बुनियाद रखी। तत्पश्चात प्राकृतिक विज्ञानों में पहले से ही प्रयुक्त रिसर्च डिजाइन को समाज विज्ञानों में भी प्रयोग करना शुरू किया। फलतः यहाँ भी किए जाने वाले शोध गुणात्मक और परिमाणात्मक दृष्टि से उत्कृष्ट होते चले गए। वस्तुतः रिसर्च डिजाइन क्या है और किस प्रकार यह रिसर्च को लाभ पहुंचाता है, इस पर विचार करने से पहले हमें इस शब्द की शाब्दिक व्याख्या या लिटरेरी एक्सप्लेनेशन करना चाहिए। रिसर्च डिजाइन शब्द दो शब्दों रिसर्च और डिजाइन का कॉम्बिनेशन है। रिसर्च शब्द एक वैज्ञानिक उपक्रम या साइंटिफिक अंडरटेकिंग या वैज्ञानिक दायित्व शब्द का बोध कराता है, जिसके अंतर्गत तार्किक अर्थात लॉजिकल, व्यवस्थित अर्थात सिस्टमेटिक तरीके से नवीन ज्ञान की खोज एवं पुराने ज्ञान पर आधारित मान्यताओं और सिद्धांतों का सत्यापन किया जाता है। इसे एक वैज्ञानिक प्रयत्न के रूप में भी देखा जाता है, जिसका उद्देश्य तार्किक एवं क्रमबद्ध पद्धतियों द्वारा नवीन एवं पुराने तथ्यों का अन्वेषण एवं उनमें पाए जाने वाले सीक्वेंस, इंटररिलेशनशिप और कॉज इफेक्ट एक्सप्लेनेशन तथा उनको संचालित करने वाले स्वाभाविक नियमों का विश्लेषण किया जाता है। वस्तुतः तार्किक एवं क्रमबद्ध पद्धति, जिसे पॉपुलर रूप में वैज्ञानिक पद्धति अर्थात साइंटिफिक मेथड कहा जाता है, के कारण अनुसंधान को वैज्ञानिक अनुसंधान या साइंटिफिक रिसर्च भी कहा जाता है। अब आते हैं इसमें दूसरा टर्म जो है उसकी व्याख्या कर लें, डिजाइन। डिजाइन शब्द सामान्यतः उस मैप या नक्शे अथवा ब्लूप्रिंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो एक कर्ता अर्थात एक्टर द्वारा वास्तविक कार्य प्रारंभ किए जाने से पूर्व उसके हर पक्ष, हर आयाम और हर स्तर के संबंध में विस्तार से पक्ष विपक्ष के अनुभवों के साथ तैयार किया जाता है। यह कार्य के दौरान उत्पन्न होने वाली संभावित गतिरोधों के संबंध में भी एक बैकअप प्लान के रूप में होता है, जिसका प्रयोग वास्तविक शोध के दौरान किया जा सकता है। वस्तुतः डिजाइन का स्रोत न सिर्फ पूर्व का कार्य अनुभव होता है, वरन इसे पायलट वर्क के आधार पर परिष्कृत भी किया जाता है, जो वास्तविक कार्य को त्रुटि मुक्त रखने में काफी मददगार साबित होता है। इस प्रकार शाब्दिक व्याख्या के आधार पर कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि किसी भी अनुसंधान को क्रियात्मक रूप से प्रारंभ करने के पूर्व उसकी संपूर्ण प्रक्रिया से संबंधित जो कार्य योजना तैयार की जाती है, उसे आमतौर पर रिसर्च डिजाइन कहा जाता है। अनुसंधान को अधिकाधिक वैज्ञानिक धरातल पर स्थापित करने के लिए शोध को किस प्रकार संरचित किया जाए, रिसर्च डिजाइन इसी का स्पष्टीकरण करता है। वह यह बताता है कि अनुसंधान कितने चरणों में किया जाए, हर चरण में कौन सी संभावित बाधाएं आ सकती है, उन बाधाओं को कैसे दूर किया जा सकता है तथा निष्कर्षों को कैसे एरर फ्री रखा जा सकता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। रिसर्च डिजाइन को अनुसंधान के दृष्टिकोण से विस्तार से समझने के लिए हमें विद्वानों द्वारा दी गई कुछ मुख्य परिभाषाओं पर अपना ध्यान केंद्रित करना होगा।
हम पहली परिभाषा लेते हैं जो जहोदा, सेल्टिज, ड्यूस और कुक की पुस्तक रिसर्च मेथड्स इन सोशल रिसर्च में दी गई है। इन विद्वानों ने मिलकर परिभाषित करते हुए कहा है कि अ रिसर्च डिजाइन इज द अरेंजमेंट ऑफ कंडीशन फॉर कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ डाटा इन अ मैनर that aims to combine relevance to the research purpose with economy in procedure। अर्थात एक अनुसंधान प्रारूप तथ्यों के संकलन एवं विश्लेषण के लिए समुचित दशाओं का इस प्रकार व्यवस्थीकरण है जिसका उद्देश्य शोध लक्ष्य से संबंधित प्रासंगिक बिंदुओं को मितव्ययिता के साथ अंतः संबंधित करना है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि रिसर्च डिजाइन में शोध कार्य की सैद्धांतिक तथा पद्धति शास्त्रीय कार्यक्रमों के अतिरिक्त व्यय, समय तथा मानव संसाधन इत्यादि के संबंध में एक व्यवहारिक प्लान ऑफ एक्शन को तैयार किया जाता है। रिसर्च डिजाइन की एक सबसे मजबूत परिभाषा जो है वह दी गई है FN कर्लिंगर द्वारा। इनकी किताब का नाम आपको याद रखना चाहिए, फाउंडेशन ऑफ बिहेवियरल रिसर्च। और इन्होंने अपनी इस पुस्तक में रिसर्च डिजाइन को परिभाषित करते हुए कहा है कि रिसर्च डिजाइन इज द प्लान, स्ट्रक्चर एंड स्ट्रेटजी ऑफ इन्वेस्टिगेशन conceived so as to obtain answers to research questions and to control variance। अर्थात रिसर्च डिजाइन अन्वेषण की योजना, संरचना एवं रणनीति है ताकि न सिर्फ शोध प्रश्नों के उत्तर प्राप्त किए जा सकें बल्कि विचलन को भी नियंत्रित रखा जा सके। वस्तुतः कर्लिंगर ने रिसर्च डिजाइन के 3 पक्षों को प्रस्तुत किया है जो समेकित रूप से डिजाइन का निर्माण करते हैं। इसमें पहला जो पक्ष है वह है प्लान या योजना। योजना के अंतर्गत उपकल्पना निर्माण से तथ्य विश्लेषण तक के उन सभी विधियों, कार्यक्रमों एवं आवश्यक चरणों को सम्मिलित किया जा सकता है जिसे शोधकर्ता द्वारा वास्तविक शोध प्रारंभ किए जाने से पूर्व तैयार किया जाता है। कर्लिंगर ने जो दूसरे पक्ष को हाईलाइट किया है वह है संरचना। इसके अंतर्गत शोध को व्यवहारिक धरातल पर उतारते हुए समस्या से संबंधित चरों या वेरिएबल्स की पहचान की जाती है तथा उनके बीच के संभावित अंतः संबंधों को रेखांकित किया जाता है। संरचना शोध को एक स्पष्ट आकार और ढांचा प्रदान करता है। जो तीसरा पक्ष है वह है शोध रणनीति या रिसर्च स्ट्रेटेजी। इसके अंतर्गत उन यंत्रों, तकनीकों और प्रविधियों का चयन किया जाता है जिसका प्रयोग क्षेत्र से आंकड़ों के एकत्रीकरण तथा विश्लेषण में प्रयुक्त किया जाना सुनिश्चित किया गया होता है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि रिसर्च डिजाइन एक समेकित तैयारी है। समेकित का मतलब इंटीग्रेटेड, जिसके अंतर्गत शोध की रूपरेखा, कार्यकारी स्वरूप तथा प्रविधि संबंधी नीति को निर्धारित कर लिया जाता है। इसका संबंध वास्तविक शोध के दौरान होने वाली संभावित समस्याओं के संभावित निराकरण की अग्रिम योजना निर्माण से भी है ताकि शोध के दौरान न्यूनतम गतिरोध पैदा ले। कर्लिंगर ने रिसर्च डिजाइन के 2 मुख्य उद्देश्यों की भी अपनी परिभाषा में व्याख्या की है। ये पहला उद्देश्य है शोध संबंधी प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करना तथा दूसरा उद्देश्य है विचलन अर्थात वेरिएंस से उत्पन्न त्रुटियों को नियंत्रित करना ताकि शोध प्रश्नों के उत्तर विश्वसनीय एवं वैध अर्थात रिलायबल और वैलिड हो सके। स्टूडेंट्स, अब हम प्रकाश डालते हैं कि रिसर्च डिजाइन का क्या फंक्शन है। रिसर्च में फंक्शन से तात्पर्य इसकी ज़रूरत क्या है, इसकी महत्ता क्या है, ये सब सारी बातों को इंडिकेट करता है। एक विद्वान हैं जेम्स ए ब्लैक एवं डीन जे चैंपियन। इनकी पुस्तक का नाम है मेथड्स एंड इशूज इन सोशल रिसर्च। इस पुस्तक में उन्होंने सोशल रिसर्च डिजाइन के 3 प्रमुख फंक्शंस की विवेचना की है जो शोध में इसकी आवश्यकता और महत्व को
दर्शाती है। पहला जो फंक्शन उन्होंने हाईलाइट किया है वह यह है कि रिसर्च डिजाइन का सबसे प्रमुख कार्य शोधकर्ता को संपूर्ण शोध की योजना और कार्यक्रम प्रदान करता है। इसकी तुलना मकान के नक्शे से की जा सकती है। जैसे बिना नक्शे के मकान की शुरुआत करना भी कठिन होता है, उसी प्रकार बिना रिसर्च डिजाइन के शोध कार्य में एक कदम भी बढ़ाना कठिन होता है। रिसर्च डिजाइन के अंतर्गत जब यह सुनिश्चित हो जाता है कि उपकल्पना क्या होगी, समग्र की प्रकृति कैसी है, निदर्शन का आकार और प्रकार क्या रखना चाहिए, तथ्य संकलन की पद्धति और तकनीक का कैसे प्रयोग करना है, इत्यादि इत्यादि, तब स्वयं शोधकर्ता की कठिनाई काफी कम हो जाती है। दूसरा इसका फंक्शन है कि रिसर्च डिजाइन शोधकर्ता की शोध संबंधी सीमा रेखा या बॉर्डर लाइन तथा दिशा का निर्धारण करती है। इसका ये फायदा होता है कि इससे शोधकर्ता अनावश्यक भटकाव से बचता है, और इसका एक और फायदा यह होता है कि उसके समय और धन की बचत हो जाती है। रिसर्च डिजाइन का तीसरा महत्वपूर्ण फंक्शन यह है कि इसके माध्यम से शोधकर्ता को शोध से संबंधित संभावित त्रुटियों की पहले से जानकारी हो जाती है। फलतः उसका संभावित सर्वोत्तम हल वह पहले से तैयार करके रख लेता है। अतः रिसर्च डिजाइन शोध निष्कर्षों में एरर को न्यूनतम रखने में काफी मददगार होता है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि शोध प्रारूप का निर्माण किसी भी शोध का अति महत्वपूर्ण प्राथमिक कदम है। प्राकृतिक विज्ञानों से बढ़कर यह समाज विज्ञानों में अति महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। चूंकि सामाजिक विज्ञानों में विषय वस्तु की व्यापकता अधिक होती है, इस कारण यहाँ भटकने की भी गुंजाइश अधिक होती है, और ऐसे में रिसर्च डिजाइन यहाँ और भी जरूरी हो जाता है। तो हम समझ सकते हैं कि अभी आपने ठीक से समझा होगा कि रिसर्च डिजाइन है क्या, उसकी परिभाषा क्या है, और एक रिसर्च को कंप्लीट करने में यह कितना महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। तो स्टूडेंट्स, तो आज मैं आपको यहीं छोड़ता हूँ। गुड बाय।